नमस्कार। आज बात विपक्षी एकता और एनडीए की। बात क्या करेंगे? विपक्षी एकता कैसे धीरे धीरे कमजोर हो रही है और एनडीए कैसे कैसे पूरे प्रदेश में मजबूत होता जा रहा है। शुरुआत हम करेंगे बिहार से और बिहार में विपक्षी एकता और एनडीए के मजबूत होने को हम डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं आज से करीब एक साल पहले की, जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के लालू प्रसाद यादव के साथ गए और उन्होंने एक नारा दिया कि हम पूरे देश में जितने भी बीजेपी के विरोध में पार्टियां हैं उस सबको मोबिलाइज करेंगे और हम एक विपक्षी एकता बनाएंगे और सारी विपक्षी पार्टियां जब एक हो जाएगी तो बीजेपी स्वतः चुनाव हार जाएगी। उसके बाद आप देखिए समय के साथ कैसे विपक्षी एकता बिहार में जितने विरोधी दल एक साथ आए थे, बीजेपी के विरोधी दल, और नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे, वो धीरे धीरे कैसे कमजोर होता हुआ जा रहा है। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अलग से चुनाव लड़े थे और 2020 के चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अपना विलय कर लिया था और उसके बाद उनको कुछ जिम्मेदारी देने की बात भी हुई थी, बहुत तरह की बातें हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी अपनी एक पार्टी थी, जो 2020 में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, उसके पहले 2019 में भी उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उसके पहले 2015 में जो विधानसभा का बिहार में चुनाव हुआ था उसमें भी उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी। वो जेडीयू से नीतीश कुमार से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली और वो अब एनडीए के खाते में, एनडीए के खेमे में चले गए हैं। बात सुनने में आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। बात ये चल रही है, अंदरूनी कहानी, कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो बीजेपी में मर्ज करने वाली है। मर्ज यदि नहीं भी करती है तो उपेंद्र कुशवाहा अब महागठबंधन से, यानी कि विरोधी जो एकता है उससे अलग होकर एनडीए को मजबूत करने में लग गए हैं। अब हम बात करते हैं जीतन राम मांझी की। हम उनकी जो पार्टी है उसकी बात करते हैं। वो महागठबंधन का हिस्सा, यानी कि विरोधी एकता का हिस्सा हुआ करते। महागठबंधन बिहार में नाम है विरोधी एकता का। वो 2015 में भी, वो 15 में उसका जन्म हुआ था। वो कुछ दिन पहले ही, महीने 2 महीने पहले ही नीतीश कुमार का खेमा जो महागठबंधन है उससे अलग होकर वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अगला लोकसभा का चुनाव जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी कि वो एनडीए खेमे में आ गए हैं। मांझी के बारे में भी खबर है कि उनकी पार्टी भी बीजेपी में मर्ज हो सकती है। अब हम बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान कई चुनाव से 2020 का चुनाव, 2019 का चुनाव वो एनडीए के साथ लड़े थे। उसके बाद से वो बीजेपी के खिलाफ में तो नहीं, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले बिहार की राजनीति कर रहे हैं। ये आंतरिक खबर है कि बहुत हद तक बीजेपी और चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास, उस दोनों के बीच में समझौता हो गया है और चिराग पासवान एनडीए खेमे में आ चुके हैं। अगला लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पे लोजपा रामविलास जो है वो, यानी चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। साथ ही साथ अभी जो लोजपा रामविलास पशुपति पारस जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उसको भी बीजेपी अपने साथ लेके चल रही है और यह भी खबर है कि पशुपति पारस जो हैं वह भी एनडीए के साथ ही रहेंगे, वो महागठबंधन में शिफ्ट होने नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, वो 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीच में वो हट के महागठबंधन की तरफ चली गई थी। लेकिन अब खबर ये है कि मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में भी बातचीत चल रही है और दोनों के बीच में करीब करीब समझौता हो चुका है और 2024 का चुनाव जो है वो मुकेश सहनी एनडीए खेमे में लड़ेंगे। कुल मिला के ये है बिहार की स्टोरी कि बिहार में नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दीजिए तो जितनी यहाँ के रीजनल पार्टियां हैं वो करीब करीब बीजेपी के साथ है और यहाँ पर बीजेपी
नन यादव, नन कुर्मी, नन मुस्लिम, यानी कि यादव, कुर्मी और मुस्लिम को छोड़ के जितनी जातियां हैं सबको लामबंद गोलबंद करने में जुटी हुई है। और जितनी जो पार्टी है वो सब बीजेपी के साथ चली गई है। तो यहाँ पर संख्या बल के हिसाब से आप देखिए, नंबर ऑफ वोट के हिसाब से देखिए, तो विपक्षी एकता जिसको महागठबंधन बिहार में कहते हैं, उससे एनडीए बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, बहुत ही मजबूत है ज़मीनी स्तर पर। तो जब इस तरह की बात है तो ये नीतीश और लालू के साथ रहने से भी क्या हो जाएगा, बिहार में कुछ भी नहीं होना है, यहाँ एनडीए मजबूत है। अब हम सीधे चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हुआ करता था। वहां पर यह कहा जाता था कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन रहते हुए बीजेपी वहां पर चुनाव नहीं जीत सकती है। महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम महाअघाड़ी कहते थे। बिहार में हम महागठबंधन और महाराष्ट्र में महाअघाड़ी कहते हैं उसको। तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। बीजेपी ने क्या किया, शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना दो खंड में बट गई और अभी शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के साथ वहां सरकार में है। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी मजबूत दिखाई दे रहे थे, फिर एनसीपी को भी तोड़ दिया और अब टूटी हुई शिवसेना, टूटी हुई एनसीपी पार्टी और कांग्रेस का वहां पर गठबंधन है। तो आप सोचिए, और इधर बीजेपी का किसके साथ गठबंधन है, तो बीजेपी का हुआ, टूटी हुई शिवसेना का गठबंधन है बीजेपी के साथ और टूटी हुई एनसीपी का गठबंधन। कुल मिला के ये कि अब वहां पर जो मामला है वो करीब करीब नेक टू नेक आप उसको कह सकते हैं, 50-50 का मामला हो चुका है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना टूटा हुआ और एक तरफ बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी टूटा हुआ। यानी कि दोनों कंप्लीट पार्टी यानी शिवसेना और एनसीपी अब रही नहीं और दोनों खेमे में बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ भी टूटी हुई आधी आधी जो है उसको कह सकते हैं मोटे तौर पर। हालांकि दावा तो ये है शिवसेना का, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का कि हम ज्यादा हैं, अजीत पवार का कि हम ज्यादा हैं, शरद पवार का कहना है कि हम ज्यादा हैं, उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम ज्यादा हैं, हम तो सर्वे सर्वा हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे देखिए तो दोनों में जो है वो 50-50 का मामला नजर आता है। यानी कि दो, यदि हम बड़े प्रदेशों को देखें संख्या के हिसाब से, नंबर ऑफ सीट के हिसाब से, तो यहाँ पर विपक्षी एकता जो है वो कमजोर, समय के साथ कमजोर होती हुई दिख रही है और एनडीए जो है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।